हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार टीचर सक्सेस चैनल में। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, पॉजिटिविटी से भरी हुई होंगी और जितना भी आपने स्टडी का टाइम टेबल सेट कर रखा है डेली फॉलो कर रहे होंगे, डेली कुछ नया सीख रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं सी-टेट। तो अभी जुलाई में जो हुआ है वो तो हो गया, उसका रिजल्ट भी आ गया और इसके बारे में हम लोग बात कर भी चुके हैं। और जो इसका आगे नेक्स्ट जो सी-टेट है, जो कि संभावना है कि दिसंबर में इसका नोटिफिकेशन आए और लेकिन इसका एग्ज़ाम तो क्लियरली 2025 के जनवरी या फरवरी के बीच में होगा। तो ये तो बात रही ना। अब हाँ, समय है, लेकिन फिर भी समय रहने के बावजूद भी हम सोचते हैं कि जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब हम पढ़ेंगे ना। तो ऐसा नहीं करना है, पहले से ही चीज़ों को समझिए और क्वेश्चंस को समझिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कितनी मात्रा में फॉर्म को भरा जा रहा है, फिर भी जो रेशियो निकल के आता है पासिंग का बच्चों की, वो कुछ अच्छा नहीं होता है। क्योंकि ये एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम है जिसमें कोई वैसी बाउंडेशन होती नहीं है कि इसमें सीट फिक्स है या इतनी ही सीट रखी जा सकती हैं। तो जो क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम है उसे तो क्लियर 50-50 प्लस होने चाहिए बच्चे ना। अगर 100 भर रहे हैं फॉर्म को, तो इसमें से 50-60 तो पास होने ही चाहिए। लेकिन फिर भी इसमें से वही है कि 10-15 या 20 ज़्यादा से ज़्यादा या 25 मान लीजिए, इतने परसेंट बच्चे जो हैं वो क्वालिफाई कर पा रहे हैं। तो किस प्रकार से इसकी रणनीति बनानी है वो आपको पहले से समझना बहुत ज़रूरी है और पहले से तैयारी रखनी बहुत ज़रूरी है। तो हम बात करेंगे एग्ज़ाम के सिलेबस की और किस प्रकार से हम तैयारी शुरू करें। और पहले से ही इतना समय है हमारे पास कि अगर हम सच में थोड़े से अच्छे तरीके से और एक पॉजिटिव वे में अगर हम शुरू करते हैं सिलेबस को पढ़ना या प्रीवियस ईयर को देखना, तो हम बढ़िया कर पाएंगे आने वाले अगले नेक्स्ट सी-टेट में, जो कि 2025 में होने वाला है ना। ऑल कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, कौन कौन फॉर्म भर सकता है ये सबको पता है, फिर भी हम इस पर बात कर लेंगे। तो पहले बात हम करते हैं एग्ज़ाम के सिलेबस की ना। हम लोगों ने बात तो कर ली कि कब आएगा, कब एग्ज़ाम हो सकता है फ़िलहाल। तो देखिए ये 1 to 5 है, 1 to 5, ठीक है। 1 to 5 के लिए ये सिलेबस है, जिसमें एक तो CDP आ जाता है आपका पहला, जिसका क्वेश्चंस 30 होंगे और मार्क्स भी 30, यानी कि एक क्वेश्चन पे 1 नंबर आपको मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है सी-टेट में ना। और उसके बाद लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, जिसमें कि हिंदी और इंग्लिश आप रख लेते हैं, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश आप रख लेते हैं। तो मान लीजिए अगर आपने लैंग्वेज 1 में हिंदी चूज़ करी, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में रख सकते हैं। और भी जो भी आपके राज्य में या जो भी आपके यहाँ बोली जाती है भाषा, चाहे वो असम की हो, तमिल की हो, जो भी भाषा बोली जाती है आप लैंग्वेज में उसको चूज़ कर सकते हैं ना। तो वो कितने नंबर का होगा और मार्क्स भी 30 होंगे और क्वेश्चन जो होंगे वो भी 30 ही होंगे। इन सब में भी वही बात है, मैथमेटिक्स पे और एनवायरनमेंट स्टडी EVS जिसे आप कहते हैं ये ना। तो इस प्रकार से 150 क्वेश्चन का जो पेपर बनता है इन 5 सब्जेक्टों को मिलाकर, किसमें 1 to 5 में, ठीक है ना। अब ये तो शॉर्ट में जो है सिलेबस मैंने रखा है, इसका अगर आप गूगल करेंगे तो सभी में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं वो सभी डिटेल में बताए गए हैं, जिससे आपको एक फ़ायदा होगा कि आपको किस टॉपिक में क्या पढ़ना है और किस टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं ना। तो ये बात रही। और अगर आप प्रीवियस ईयर करते हैं तो वो बेहतर है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो उन्हीं से संबंधित पूछे जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग बेस होता है। तो ये तो 1 to 5 का रहा। फिलहाल हम लोग बात कर लेते हैं पेपर 2 की, जो 6 to 8 होता है ना। अगर बात कर ली जाए कि इसमें कितने हैं सब्जेक्ट, तो CDP तो सेम जैसे उसमें रहेगी वैसे ही, लेकिन लेवल जो है थोड़े से बढ़ा दिए जाते हैं। जो क्वेश्चन होता है वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है ना। और लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 कंपलसरी है, बिल्कुल ही, ठीक है। और इसमें लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में क्या हो जाता है कि जो पैसेज होता है
इंग्लिश का या हिंदी का, अगर आप इंग्लिश लेते हैं तो उसमें पैसेज जो होते हैं बड़े बड़े होते हैं, पैसेज जो होते हैं बड़े बड़े, यानी कि जो पैराग्राफ होगा वो 1, 2 कभी कभी 3 भी हो जाता है, जिसमें से 8-9 क्वेश्चन बनते हैं और आपको चूज़ करने होते हैं। और पेपर 1 में ये होता है लैंग्वेज में कि जो है पैसेज के साथ साथ पोएम भी दी हुई होती है ना, लेकिन इसमें सिर्फ पैसेज दिए होते हैं जिसमें पोएम इंक्लूड नहीं होती है। तो इस तरह से 30 नंबर के ये हो जाते हैं। वही है जितना 1 to 5 में मार्क्स होते हैं उतने ही क्वेश्चन होते हैं, उतने ही मार्क्स होते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। वही चीज़ यहाँ पे भी सेम होती है। ठीक है, अब आ जाता है मैथमेटिक्स एंड साइंस और सोशल साइंस एंड सोशल स्टडीज़। तो देखिए, जो बच्चे या जिन्होंने साइंस, जिनको अच्छा लगता है या साइंस अच्छे से समझ में आती है, वो प्रेफर करते हैं, वो साइंस ले सकते हैं, है ना, या सोशल स्टडीज़ ले सकते हैं या सोशल साइंस ले सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि मैथमेटिक्स के साथ साथ ये क्वेश्चन यानी कि 30 नंबर के ही होते हैं ये भी, तो इनका जो है 60 नंबर का ये हो जाता है। कितने? 60 नंबर का हो जाता है। अब साइंस और सोशल स्टडी मिला के भी क्या होते हैं, 60 क्वेश्चन के अकेले हो जाते हैं पेपर 2 में। अगर बात कर ली जाए तो साइंस जो है वो साइंस, सोशल साइंस और सोशल स्टडी जो है वो 60 नंबर का अकेले हो जाता है। तो ये थोड़ा सा आपको नोट करना है कि ये जो 60 क्वेश्चन आते हैं वो कुछ तो ऐसे होते हैं जो अंडरस्टैंडिंग बेस होते हैं और कुछ पूरी तरह से फैक्ट पूछे जाते हैं, जिसमें अगर आप थोड़ी सी, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ ली है, एनसीईआरटी, तो वो आपका कवर हो जाता है। या आप 1 लाइनर पढ़ते हैं या प्रीवियस ईयर हल करते हैं, तब भी आपका जो है ये 60 क्वेश्चन बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। लेकिन हाँ, अगर आप थोड़ी सी अगर लापरवाही करते हैं तो ये 1-2 नंबर से आप चूक सकते हैं, ये बात हो जाती है। फिर हम बात करते हैं सिलेबस के बाद की तैयारी कैसे करी जाए और होना चाहिए हमें पढ़ने के लिए, और क्या हमें बुक लेनी चाहिए, यूट्यूब का सहारा लेना चाहिए, सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, या आपको कोर्स लेना अत्यधिक आवश्यक है। ये सारी बातें हम करेंगे। अगर बात मैं करूँ कोर्स की या कोचिंग की, तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। अगर आप पहली बार भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं सीटेट का, तो आप अगर चाहें तो खुद से तैयारी बेहतर कर सकते हैं। कैसे ये कि पहले तो PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएं, जितने भी प्रीवियस ईयर अब तक हुआ है 8-10 सालों में, या आप 8 या 5-6 साल का भी प्रीवियस ईयर, यानी कि एक साल में 2 होते हैं पेपर, तो अगर आप देख लेते हैं, चाहे 1 to 5 का हो या 6 to 8 का हो, तो इसके लिए बहुत बढ़िया होगा और आसान भी होगा। प्रीवियस ईयर करने से आपको ये तो पता लग जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस के नेचर हैं और किस प्रकार से अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी है क्वेश्चन को हल करने के लिए, और समय के ड्यूरेशन में करनी है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम मैथ करते हैं, मैथ करने के साथ साथ हम जो है अदर चीज़ों को छोड़ देते हैं। मैंने बहुत ये देखा है एग्ज़ाम में, जो खासकर जो लड़के या लड़कियां या स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी मैथ बहुत बढ़िया है, वो मैथ करने लग जाते हैं बहुत, क्योंकि एक अच्छे खासे लेवल के एज के मैंने देखे हैं। क्योंकि जितने ही जैसे ही आपकी एज होती जाती है, आप वैसे ही एग्ज़ाम क्लियर करते जाते हैं ना 18 या 21 के बाद, तो वो उन लोगों में भी ये गलतियाँ होती है कि मैथ अगर आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो वो पहले ही मैथ लगाने, फिर भी मैथ बहुत टफ नहीं आता है 1 to 5 में ना। 6 to 8 की भी बात करी जाए, क्योंकि क्वालिफाइंग नेचर है, तो मैथ बहुत टफ नहीं आता। फिर भी आपका जो मैथ है वो टाइम कंज्यूम करता है, उसमें थोड़ी सी टाइमिंग लगती है ना। कुछ 1-2 प्रश्न हमेशा नए आते हैं, जो कि हर एग्ज़ाम के पैटर्न पे थोड़ी बहुत ये हो जाता है कि 1-2 क्वेश्चन अगर नए नहीं होंगे तो वो एग्ज़ाम ही कैसा, जो पूरी तरह से प्रीवियस ईयर पर डिपेंड हो। लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं कि सीटेट जो है वो पूरी तरह से PYQ से ही रिलेटेड क्वेश्चन बनाता है। हाँ, लैंग्वेज चेंज होने की वजह से थोड़ी सी लेंदी प्रश्न हो जाते हैं, समझने में आपको प्रॉब्लम होती है। वो सारी चीज़ें तब क्लियर होंगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात हो जाती है। और कोर्स लेना उतना ज़रूरी नहीं है। अगर आप गूगल से सिलेबस देखकर और फ्री में भी अगर आप चाहें यूट्यूब से
बहुत से वीडियोज़ अपलोड किए जा चुके हैं अदर कई जो है स्टडी प्लेटफॉर्म से। आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, सीख सकते हैं, नोट बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो नोट की है कि अभी बहुत टाइम है आपके पास, यानी कि 5 से 6 महीने ना मंथ की आपके पास टाइम है। तो ये आप अगर आप अगला सीटेट क्लियर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि जिस तरह से बिहार शिक्षक भर्ती में अब तक नहीं बैठ पाए हैं आप, एक अफसोस की बात है, क्योंकि बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका था, बहुत लोगों ने गंवा दिया यानी कि 1-2 नंबर से जिनका रह गया उसके बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती। हाँ, 1-2 नंबर से बात चीज़ें रह जाती हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। लेकिन बस इस बार ये सोचिए कि इस बार बहुत टाइम है आपके पास, 5-6 महीने की। अगर आप मेहनत करना चाहें और जेन्युइनली आप बहुत दिल से चाहते हैं कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, तो अभी से तैयारी शुरू करिए। सिलेबस के साथ पहले सिलेबस देखिए, ठीक है। उसके बाद सिलेबस के हर सब्जेक्ट का नोट तैयार करिए। क्या करिए? नोट तैयार करिए। नोट्स तैयार करिए। अब नोट्स तैयार कर लेने से ये होगा कि आपके पास एक शॉर्ट नोट, इतना नहीं कि बुक में जो है या बुक से या यूट्यूब से कहीं से भी आप शॉर्ट नोट तैयार करिए। और ऐसा नोट तैयार करिए जिसे आप समझ सकें, बहुत ही ऐसा क्लियर हो। और जैसे कि मैं नोट बता दूं आपको किस प्रकार से, कि सभी लोगों के नोट बनाने के तरीके अलग होते हैं। कुछ लोग शॉर्टकट में बनाते हैं, कुछ लोग डिटेल में लिखना पसंद करते हैं। तो जिस प्रकार से आपको आसानी हो आप उन नियम्स को फॉलो करें, अपने हिसाब से नोट्स को बनाएं ना। जैसे CDP की बात कर ली जाए तो कोहलबर्ग, जेन पियाजे ना, और चॉम्स्की, हिंदी में क्वेश्चन पूछा जाता है इनसे बहुत ना। इन कई लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है। कोहलबर्ग तो मस्ट है, पियाजे जी भी बिल्कुल मस्ट है। ये इन लोगों के नोट बनाना बिल्कुल मत, क्योंकि अब कोहलबर्ग के जो स्तर हैं, जो सिद्धांत हैं, उनसे क्वेश्चन 1-2 क्या 3 भी कभी पूछ दिया जाता है, 3-4। तो आप 1 नंबर का मतलब समझते हैं। और आप मेहनत अगर करेंगे तो बिल्कुल ही सही होगा। तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं से कोर्स परचेज़ करें या कोचिंग अटेंड करें या क्लासेस लें। हाँ, आप यूट्यूब से या सेल्फ स्टडी करके उसको कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप खुद मेहनती हैं, खुद पढ़ना चाहते हैं तो। ये बात रही। और उसके बाद PYQ आप करेंगे। उसके बाद आप क्या करें? प्रैक्टिस करें। क्या करें? प्रैक्टिस करें। और एग्ज़ाम के टाइम तक, एग्ज़ाम के 2 महीने पहले जितना भी आपको कुछ नया सीखना है वो सीख लीजिए, ठीक है। और जब भी एग्ज़ाम होने वाला हो, नोटिफिकेशन आ जाए, ऐसा करिए कि अभी से पढ़ना शुरू करिए। और जब नोटिफिकेशन आ जाए, अभी से इसके बीच जो भी आपके पास टाइम है उसमें आप नोट बना लीजिए, आप प्रीवियस ईयर हल कर लीजिए। और सभी सब्जेक्ट अगर आप नोट बनाते हैं अच्छे से, या आपका कोई सब्जेक्ट इसमें, तो सही बात है कि कोई सब्जेक्ट ऐसा ज़रूर होगा जो आपका कमज़ोर होगा, आप बहुत बढ़िया नहीं होंगे उस सब्जेक्ट में। सबकी बात है ये, मेरी भी बात है, आपकी, कई लोगों की ना। तो अगर कमज़ोर है तो उस पर थोड़ा वर्क करें, क्योंकि आपके पास पर्याप्त समय है। उस पर वर्क करें, उस पर मेहनत करें, उसको सीखें अच्छे से। और जब भी नोटिफिकेशन आउट हो जाए, आने वाले 2025 में जो CTET आने वाला है, या तो वहाँ से नोटिफिकेशन से आप क्या करें? रिवीजन स्टार्ट करें। एक अच्छे से रिवीजन, प्रॉपरली रिवीजन, सब्जेक्ट लेसन टू लेसन, टॉपिक टू टॉपिक रिवीजन करें। और प्रैक्टिस सेट करें। क्या करें? प्रैक्टिस सेट करें, सिर्फ नोटिफिकेशन निकलने तक। इसके पहले आप नोट बना लें और उसको एक बार रिवाइज कर लें ना, तो याद कर लें चीज़ों को। लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है। और उसके बाद प्रैक्टिस करते करते चीज़ें लर्न हो जाती हैं। ये आप भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। फिलहाल हम काम करना नहीं चाहते हैं बस, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आ जाए तो जल्दी ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, मैराथन देख लेते हैं 6 घंटे का, 8 घंटे का, 11 घंटे का ना। तो वो चीज़ हम करते हैं, तो ये हमें नहीं करना है। और क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं सभी सब्जेक्ट के जिनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, वो एक बार ट्रिक लगा लें। नोटिफिकेशन आने के बाद उस पर मेहनत करें प्रैक्टिस के साथ। और प्रैक्टिस सेट लगाएं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं, कुछ नया मिलता है तो वो नोट डाउन करें आप है। तो इस प्रकार से आप CTET का एक बेस तैयार कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा नहीं है कि कितने नंबर चाहिए आपको, 82 या 90 नंबर चाहिए आपके पासिंग के लिए। हाँ, अगर आप चाहते हैं और इतने ही आपके नहीं आएंगे, अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं तो 130, 120 या 100 भी 150 में से आपके आ सकते हैं। तो बस आप मेहनत करते रहिए। कौन कौन ये फॉर्म भर सकता है? तो वो सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं जो लोग या तो
बीटीसी कर रहे हैं या बीएड कर रहे हैं ना, या बीएड कर रहे हैं या कोई डिप्लोमा कर रहे हैं, वो क्या है इस फॉर्म को भर सकते हैं। और ये नहीं है कि आप पूरी तरह से आपका जो है कोर्स ख़त्म हो जाए, यानी कि जो आप बीटीसी बीएड या डीएलएड कर रहे हैं तो वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए तब नहीं, आप बीच में यानी कि प्रोसेसिंग जब आपका चल रहा है तो आप अपीयरिंग में भी उस फॉर्म को भर सकते हैं ना। तो ये बात रही, और आपका बस ये वीडियो बनाने का मोटिव था कि आप इस बात को याद रखें कि आपके पास पर्याप्त समय है। इस सोच को लेकर न बैठें कि जब अभी तो 6 महीने हैं 7 महीने मैं पढ़ लूँगा, कितना ही सिलेबस है, 5 ही सब्जेक्ट तो हैं, लेकिन फिर भी इन 5 सब्जेक्ट में आपका 1-2 नंबर से रह जाता है तो ये आप मुश्किल की बात है। इस बार कोशिश करिए कि जिनका 1-2 नंबर से रहा है या जो नए हैं वो इतनी मेहनत करें, पीछे लोगों से सीखें, इतनी मेहनत करें कि आने वाले एग्ज़ाम में आने वाले एग्ज़ाम में आपका क्लियर हो जाए, और आने वाले जो भी चाहे शिक्षक भर्ती कोई भी आती है, यूपी में तो देख रहे हैं प्रतिदिन आ रही है फ़िलहाल, तो आती है अगर क्योंकि हमें तो क्या है एक उम्मीद लेके तो बैठना ही है, आती है तो हम उस फॉर्म को भर सकें। जिस प्रकार इस बार हम लोग नहीं भर पाए 1, 2, 3 जो फेज़ चला गया बिहार शिक्षक भर्ती का, तो वो हमें नहीं करना है, अपने से तैयार रहना है। आपकी मनोकामनाएं सफल हो, आप सफल हो, इसी कामना के साथ आज की क्लास को ख़त्म करते हैं, यानी आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। धन्यवाद।